मैं धामी से कहना चाहती हूँ, धामी भाई एक्शन ले ले, वरना हेमंत सोरेन बनाने में कोई कमी नहीं है तुम्हें। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि खनन के इतने मामले मैंने तेरे को छोटा भाई कह के चुप कर गई थी मैं। अगर अब मेरा उत्तराखंड का एक आदमी भी अगर शिकार हुआ इस खनन का, अवैध खनन का और इस तरह से माफियाओं का, तो मैं हेमंत सोरेन बना दूंगी। सबको बता दिया, हेमंत सोरेन बता। और एक तरफ तुम माफियागिरी कर रहे हो, खनन चलवा रहे हो, और दूसरी तरफ आप पनडुब्बी लेके जा रहे हो फेसबुक पे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अब उत्तराखंड की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। आप कह रही हैं कि भाजपा की सरकार है तो चलेगी भाजपा की। उमेश कुमार तो निर्दलीय है ना, उनका कैसे चलेगा फिर? अरे तो उमेश कुमार का क्यों भाई उसका नाम लेते हो? नाम मत लो। नहीं, आपने चूंकि बोला, देखो आपने बोला कि वो कर रहे हैं, तो मैं बहुत क्लियर करना चाह रही हूं, वो कर रहे हैं कि भाजपा के लोग नाम ही लेना चाहती है। देखिए मैं कह रहा हूं अवैध खनन की वजह से अगर 6 लोग मर जाते हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कोई जाकर के सिर्फ और सिर्फ, देखिए राजनीतिक अलग चीज है। अरे पूछो धामी से, मैं खुलेआम धामी से पूछो। मैं गई थी धामी से लड़ने, कैसे चल रहा है खनन? कैसे चल रहा है? उसने कहा दीदी अब नहीं चल रहा है। अब कैसे चल रहा है भाई? सवाल पूछती देर से मैं, कैसे चल रहा है ये रायसी में कैसे चल रहा है? भाई एक्सीडेंट हो जाना खनन से उसका क्या संबंध? बिल्कुल संबंध है। जब पट्टा ही आपके पास नहीं, आपका निगम नहीं चल रहा है, तो चोरी कर रही है। और चोरी में क्या होता है, जब चोरी करता है आदमी सोचता है पुलिस ना आ जाए और क्या कहते हैं फॉरेस्ट वाला, चौकी वाला ना आ जाए, तो भागते हैं। और उसी भागने में उससे डिसबैलेंस गाड़ी हुई, उसने 2 बच्चों को उसी समय स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद जाके वो तत्काल वहीं पर बाप बेटी तो 2 दिन बाद हॉस्पिटल में एक्सपायर हुई। वो घर उजड़ गया। गलती सरकार की है, गलती सिस्टम का है, तो उस दौरान इन परिवारों को कोई मुआवजा? आप इन बेवकूफ नेताओं को ही पूछो जो मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री की दौड़ 13 मुख्यमंत्री, मैं तो अब बोलना नहीं चाहती, मेरे भाई लोग हैं। अब तो मुख्यमंत्री की लास्ट भी 13वीं है, ये 13वीं। अब 13 के बाद 14 मुख्यमंत्री नहीं बनेगा इनका, नहीं बनेगा। आज बोल मतलब धामी बने रहेंगे हमेशा। खनन अवैध खनन, अवैध खनन की वजह से हरिद्वार लोकसभा है और इस लोकसभा में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, और इन 6 लोगों में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और वो नौजवान भी हैं। सोच करके देखिए कि उनके घरों में आखिर क्या स्थिति रही होगी जब एक परिवार में एक छोटा सा बच्चे की मृत्यु हो जाए, नौजवान की मृत्यु हो जाए, उस परिवार का क्या होगा? और कभी उस परिवार का अगर कोई मुखिया का देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, उस परिवार में फिर क्या होगा? लोग जिसके आधार पर जीवन जी रहे हैं उसका क्या होगा? जब मालूम चला कि इसके पीछे के कारण अवैध खनन है, तो भावना पांडे जी से पहले भी हमारी बात हुई थी, आपने सुना था, इन्होंने खनन को लेकर के कई बार चर्चाएं की। तो मैंने सोचा कि आखिर इसके पीछे के कारण की वजह से, इसके पीछे के जो कारण उसको समझा जाए, तो भावना पांडे से चर्चा किया जाए, क्योंकि ये खनन की बात बार बार कर चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर उन बच्चों के मौत के पीछे का असली कारण या वजह क्या है। भावना पांडे जी, इस उत्तराखंड राज्य में जब से मैं 2018 से आई हूँ, वैध खनन तो होता ही नहीं है। वैध खनन नहीं होता? नहीं, टोटली हरिद्वार जिले के अंदर टोटली अवैध अवैध अवैध। मैं पूछना चाह रही हूँ, आप देखिए मेरे पास डाटा है, मैं अभी आपको डाटा भेजती हूँ। 2015 में हरीश रावत 60 पट्टे देते हैं, उसमें मैंने सुना करोड़ों का रुपए का लेन देन होता है, और उसके बाद 1 महीना पट्टा चलता है, और तमाम हरियाणा, सहारनपुर, बिजनौर के लोग आके क्रेशर लगाते हैं। यहाँ 5-5 करोड़ के क्रेशर लगाते हैं, जमीनें लेते हैं, उसके बाद उनको खनन रॉ मटेरियल नहीं मिलता। तो जिन्होंने 5 करोड़ रुपये यहाँ लगा रखे हैं वो क्या करेंगे? अपना लोन भी निकालना है, उन्होंने लोडर भी ले रखे हैं, ट्रैक्टर भी ले रखे हैं, स्टाफ भी 25 लोग का है, तो वो अपने गुजारा बसर करने के लिए लोकल जो हमारे गरीब जनता थी उनके खेतों को किराए पे लेके कुछ माफियाओं ने उनको फीडिंग करनी शुरू कर दी अवैध। तो अभी मैक्सिमम उसमें 60% लोग ऐसे जो ईमानदार हैं, जो अवैध नहीं करते। 40% लोग ऐसे हैं जो तमाम, आप देखिए पूरा हरिद्वार खोद दिया इन्होंने, तब 8-8 फुट आप जाइए, क्रेशर की बाउंड्री होती है, उसके अंदर 10 फुट के गड्ढे। आप 2015 से आप लगाइए कितने वर्ष हो गए, और उसके बाद आज तक यहाँ वैध खनन नहीं चला है। निगम चलता है 10 दिन 15 दिन। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ का एडिशनल डायरेक्टर बनाया मार्केट आलवा ने, एक ऐसे क्रिश्चियन को बनाया मार्केट आलवा गवर्नर, उसको पावर होती कि एक आदमी को वो परमानेंट कर सकती है रिटायरमेंट तक उस पोस्ट पे, फ्रीज, और वो करके चली गई कांग्रेस शासन में। उसके बाद उस पैट्रिक ने, आपने पीछे तमाम देखा होगा उसका मीडिया में, कई सौ करोड़ निकले उसके लड़के के बाद प्रॉपर्टी।
तो वो आदमी इतना इंटेलिजेंट है कि उसने क्या करा, अपने हिसाब से पॉलिसियाँ बनाई, पूरी यूपी की पॉलिसी छाप दी। यूपी की भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में फर्क है, और तमाम माफियों से पैसा लेना शुरू कर दिया, तमाम माफियों से पैसा लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या किया कि जितने भी यहाँ पर जैसे सहारनपुर है, पौंटा साहब है, यमुनानगर है, पॉलिसी में सब गड़बड़ माफियों के आधार पर पॉलिसी बनती है। तो माफिया डिसाइड करते हैं कि किस यस तरीके यस, माफिया डिसाइड करते हैं सब कुछ माफिया डिसाइड करते हैं। खनन में इतना बड़ा माफिया से। गिरी है। लेकिन जो जो जिन बच्चों की मृत्यु हुई है या बहुत ही जिन लोगों दुखद की है। मृत्यु, मेरा सवाल ये है कि उसका जो संबंध है आपने अवैध खनन से जोड़ा, या बहुत से लोग, जो भी लोग हैं, अवैध खनन को लेकर के बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि भाई एक्सीडेंट हो जाना खनन से उसका क्या संबंध? बिल्कुल संबंध है। आप मुझे बताइए, वो ट्राली कहाँ से खनन रॉ मटेरियल आ रही है बताओ? जब पट्टा ही आपके पास नहीं, आपका निगम नहीं चल रहा है, तो चोरी कर रही है। और चोरी में क्या होता है, जब चोरी करता है आदमी सोचता है पुलिस ना आ जाए, और क्या कहते हैं, फॉरेस्ट वाला, चौकी वाला ना आ जाए, तो भागते हैं। और उसी भागने में उससे डिसबैलेंस गाड़ी हुई, उसने 2 बच्चों को उसी समय स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद जाके वो तत्काल वहीं पर बाप बेटी तो 2 दिन बाद हॉस्पिटल में एक्सपायर हुई। वो घर उजड़ गया। उस बेटी जो 20 साल में पैदा हुई थी, उसका पिता टीचर था, उसका अपना स्कूल था, और वो बाप और एक पड़ोसी का बच्चा वो स्कूटर में जा रहे, उनने कुचल दिए। 2 तो एट द स्पॉट एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई। एक हॉस्पिटल में 5 साल की देव कन्या। तो ये अवैध खनन टोटली, आप बताइए ना, पट्टा ही नहीं है तो अवैध ही तो है वो। मतलब वो जो डंपर है, वो डंपर नहीं, वो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर जो भोगपुर टांडा भागपल में जो एक्सीडेंट हुआ था। और उसी के देखिए 48 घंटे के अंदर एक 10 टायरा, पता नहीं 6 टायरा 8 टायरा कौन सा था, रगड़ते हुए इतना ओवरलोड जा रहा था अवैध खनन को माल लेकर। उसके बाद रायसी में एक परिवार के 3 मतलब अड़ोसी पड़ोसी 3 बच्चे, एक 19 साल का बच्चा, एक के छोटे छोटे बच्चे हैं, कल मैं गई थी वहाँ, और एक की 3 साल शादी को हुए, उजड़ गए घर। एक परिवार में तो इकलौता बेटा था, कुछ नहीं उनके पास, एक 19 साल का बेटा 12 साल में, और इतनी बुरी तरह वो रगड़ के ले गया कि उसके नाभि से नीचे को शरीर बचा है, पूरा क्रैश हुआ पड़ा है। आप देख नहीं सकते उस फोटो को। मतलब इतना दुर्भाग्य है ये अवैध खनन। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से, धामी भाई, ये अवैध खनन आपको ले डूबेगी। कंट्रोल करिए, आप कंट्रोल करिए। नहीं, आप धामी को आप बोल रही है कि भाई अवैध खनन को कंट्रोल कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ अवैध खनन कर कौन रहा है? ये तो क्या धामी जी अवैध खनन कर रहे हैं जो आपने धामी जी को बोल दिया? देखिए, मैं आपको बोलूंगी तो फिर कहोगे लोग एक ही आदमी के पीछे पड़ जाती है। नहीं, तो अभी आपने कुछ ऐसा है यहाँ पर, इस समय पिछले 2012 के बाद एक माफिया यहाँ पर आया है, जिसने, अभी आपने देखा होगा, तमाम खनन चला उसका। 20 एकड़ एक किसान कंप्लेंट के लिए आई थी मेरे पास, किसी की ज़मीन ले ली, तमाम गड्ढे कर रखे उसमें, इधर छुटमलपुर से इधर बिहारीगढ़ में। तो उस पर मैंने धामी से शिकायत करी, धामी ने वो बंद कराया। और क्योंकि डीएम ऐसा था, कुशियारी का भगत बनता है वो माफिया, ब्लैकमेलर, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती, मेरे मुंह से उसका नाम अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। क्योंकि आज वो, उस पर भी 302 होना चाहिए। और एक तरफ तुम माफियागिरी कर रहे हो, खनन चलवा रहे हो, और दूसरी तरफ आप पनडुब्बी लेके जा रहे हो फेसबुक पे, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अब उत्तराखंड की जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। अब आ गई हूँ मैं, उत्तराखंड की बेटी, और सबको साफ साफ कहने के लिए, तमाम माफिया उसी के हैं। लेकिन खाना देखिए, अगर पनडुब्बी के पास जा रहे हैं वो और चीजों को चेक कर रहे हैं कि भाई अवैध खनन है, इससे अरे गलत है। नाटकबाज है वो, नाटकबाज, झूठा, सारे उसी के लड़के खनन कर रहे हैं। किसी की हिम्मत है? अभी डीएम को हटवा रखा है, अब एसएसपी भी हटेगा। एसएसपी की वो है उसको, क्योंकि पुलिस चौकी और फॉरेस्ट की चौकी ये सब कराती है खनन, और सारे उसी के चेहरे चपाटे सारा अवैध खनन कर रहे हैं। और ये दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मैं धामी से कहना चाहती हूँ, धामी भाई एक्शन ले ले, वरना हेमंत सोरेन बनाने में कोई कमी नहीं है तुम्हें। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि खनन के इतने मामले, मैंने तेरे को छोटा भाई कह के चुप कर गई थी मैं। अगर अब मेरा उत्तराखंड का एक आदमी भी अगर शिकार हुआ इस खनन का, अवैध खनन का, और इस तरह से माफियाओं का, तो मैं हेमंत सोरेन बना दूंगी। सबको बता दिया, हेमंत सोरेन बता दिया। आप देखिए, आप इल्जाम लगा रही हैं कि अवैध खनन, मतलब इनडायरेक्टली आप नाम नहीं ले रही हैं, पर मैं नाम ले रहा हूँ, आप उमेश कुमार के ऊपर कह रही हैं, है ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इस पूरे मामले में आप गई हैं, आप जिनका डेथ हुआ बच्चों का, वहाँ पर आप गई हैं,
और उमेश कुमार भी कहीं ना कहीं उधर की तरफ या उधर उधर फोकस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, लेकिन सरकार जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, मैं कह रहा हूँ कि कोई सांसद हो या कोई मुख्यमंत्री हो, कोई जाकर के तो इसको लेकर के कुछ बोला नहीं, तो फिर जो जा रहे हैं वो गलत हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो सही हैं। अरे क्यों बोलेंगे भाजपा वाले, ये तो सारे कैद हैं उसकी, उसमें सीडी में, और क्या कहते हो वो स्ट्रिंग में। इनकी हिम्मत है, न कोश्यारी की हिम्मत, न धामी की हिम्मत, न सुबोध उनियाल की हिम्मत। तुम्हारे तो सबका स्ट्रिंग हो रखे हैं। मैं बोलूंगी, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं बोलूंगी अगर उत्तराखंड का एक भी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो मैं बोलूंगी, मुझे नहीं है किसी का डर। उधर खनन स्वामी जी हैं, हरिद्वार की आधी बेल्ट वो देखते हैं, वो आपके खनन स्वामी नाम रख दिया मैंने उनका, और उनका भी बहुत चलता है उधर, मैंने सुना उनका भी बहुत। और इधर की बेल्ट पूरा लक्सर रायसी से लेकर आपका ये बेल्ट, ये ब्लैकमेलर चलाता है। आपने अभी भी बोला कि मैंने सुना है या सच है? सुनना और सच होने में दोनों अंतर है। आपने स्वामी यतीश्वरानंद को आपने खनन स्वामी बोल दिया। देखिए, हाँ, तो खनन स्वामी जी है। खनन स्वामी बोला आपने, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने सुना है या सच है, दोनों में अंतर है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो झूठी नहीं, कभी झूठी नहीं होती। आप मुझे बताइए, अगर मेरे उत्तराखंड में कांग्रेस के लोगों की तो चलेगी नहीं, जब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस ही तो आगे अवैध खनन करेंगे नहीं, उनको तो 2 मिनट में बुकी। अब पता है नहीं, कल किसान के बच्चे ने बोला कि हमारे खेत है, हमारे खेत में रेत है, ये माफिया करोड़ों का खनन ले जा रहे हैं और हम एक बुग्गी ले आए तो हमारा चालान काट देते हैं। चलेगी, आप कह रही हैं कि भाजपा की सरकार है तो चलेगी भाजपा की। हाँ? उमेश कुमार तो निर्दलीय है ना, उनका कैसे चलेगा फिर? अरे तो उमेश कुमार का क्यों भाई उसका नाम लेते हो? बोल नाम रही है मत लो। नहीं, आपने चूंकि बोला, देखो आपने बोला कि वो कर रहे हैं, तो मैं बहुत क्लियर करना चाह रही हूँ, वो कर रहे हैं कि भाजपा के लोग नाम ही लेना चाहती है। देखिए, मैं कह रहा हूँ अवैध खनन की वजह से अगर 6 लोग मर जाते हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कोई जा करके सिर्फ और सिर्फ, देखिए राजनीतिक अलग चीज है। अरे पूछो धामी से, मैं खुलेआम बोल रहा हूं। धामी से पूछो, मैं गई थी धामी से लड़ने, कैसे चल रहा है खनन? कैसे चल रहा है? उसने कहा दीदी अब नहीं चल रहा है। अब कैसे चल रहा है भाई? सवाल पूछती हूं देर से मैं, कैसे चल रहा है ये रायसी में कैसे चल रहा है, लक्सर में कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है? मुझे या तो नाम बताओ या बता। अब आमने सामने धामी का मेरा युद्ध निश्चित है, निश्चित युद्ध है मेरा। नहीं तो वही देखिए, मैं फिर से उसी बात पे मैं आ रहा हूं कि जब भाई अवैध खनन, जब खनन बंद है, आप कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष करेगा नहीं और सरकार का जिसको संरक्षण होगा वो करेगा वही। हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसी कंडीशंस में तो भारतीय जनता पार्टी को आप सीधा अरे संरक्षण, हाँ। ये तो ठेकेदार है ना, मुख्यमंत्री बनाने का बताता है अपने आप को फर्जी। आज ठगी करके जीत गया, जरा क्षेत्र में जाके देखे। और कल परसों ये खनन से ध्यान हटाने के लिए क्या करा नाटक अपने, अरे हमारे उत्तराखंड की इस जनता को बेवकूफ़ बनाकर। कल मुझे कोई बता रहा था कि एक जेसीबी ले आया और गड्ढे भर दिए, लाख रुपए नहीं लगे एक गड्ढे भरने में, और प्रचार कर दिया 2 करोड़ का। तमाम जी लोग ये कहने लगे, जी बोले बहन जी हम तो ठगे गए, इसने जेसीबी ला के गड्ढे भर दिया, हमने सोचा तो विधायक बनने से पहले काम कर रहा तो बाद में भी करेगा। ऐसे इसने कुछ करके कि भाई लोगों ने सोचा कि जो आदमी क्या कहते हैं पहले काम कर रहा है, इसने 2, 4, 5, 10 लाख खर्च कराए और उसके बाद जाके विधायक बन गया लोगों की भावनाओं के साथ, हेलीकॉप्टर में घुमा दिया लोगों को। अच्छा, हमारे युवा लोग क्रेजी होते हैं तो आज पछता रहे, सब पछता रहे। अब उनके नाम से जीता और उसके बाद माफियागिरी चल रही। आप माफियागिरी चल रही, हर चीज़ में माफिया, मीडिया में माफियागिरी चल रही, तमाम एक्शन उसके कहने पे काम करते हैं। सरकार का वो है संरक्षण है उसको, ये बताइए, भाजपा के नेता को संरक्षण है, मुख्यमंत्री धामी का संरक्षण है। नहीं छोड़ूंगी अब किसी को। अगर इस तरह उत्तराखंड का आदमी मारा जाएगा, मैं धामी हो चाहे कुशारी हो, कोई भी होगा, नहीं छोड़ूंगी किसी को। चलिए, एक बार हम राजस्व की बात कर रहे थे कि वैध और अवैध खनन होने की वजह से उत्तराखंड सरकार को कितने राजस्व का नुकसान है। आप बोलिए 60% ऐसे खनन हो रहे हैं जो वैध हैं, यानी जो लीगलाइज फॉर्मेट में हो रहे हैं। नहीं, कहाँ हो रहे हैं? 40%, आपने अभी भी बोला कि 60% लोग हैं जो वैध खनन कर रहे हैं, 40% लोग अवैध खनन कर रहे हैं, आपने बोला। मैं बताती तो मैं कह रहा हूँ 40। नहीं, मैं बताती हूँ, 60% लोग ऐसे हैं जिनके क्रशर बंद पड़े हैं। अच्छा। इस हरिद्वार जिले के अंदर आपको पट्टों के बारे में, अगर मैं PhD हूँ, मेरा खुद का माइनिंग का बिजनेस है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं PhD करूँ। मैंने 2019 में ITI लगाई थी, वो ITI की कॉपी आप दिखा देना। ITI लगाई थी 2000 त्रिवेंद्र सिंह सरकार में, जब मैं यहाँ आई थी। भाई उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा काम चलता है योगी के टाइम पे, कंपनियां काम करती है, सरकार को प्रॉफिट होता है। यहाँ तो कुछ कागजों में ही होता है, कुछ नहीं होता। एक सिंगल 2015 के बाद बता दें, निगम चलती 10 दिन, उसके अलावा एक बता दें 2015 से अगर इस हरिद्वार जिले के अंदर कोई लीगल पट्टा चला हो,
आप कोई लीगल पट्टा चलाओ तो एक बता दे, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो छोड़ दूंगी उत्तराखंड, छोड़ दूंगी उत्तराखंड। 2015 से जिस बेल्ट में ये 2 एक्सीडेंट हुए, एक पट्टा नहीं चला है 2 दिन 4 दिन 10 दिन। तो क्रैशर कैसे माल जा रहा है भाई यहाँ से, ट्रकों में भर भर के कहाँ से जा रहा है? जब आपके पास लीगल पट्टे नहीं है तो क्या शिव जी की जटा से आ रहा है आरबीएम? मुझे जवाब कौन देगा? कहाँ से आ रहा है? तो खेती तो खुद रहे हैं, अवैध ही तो हो रहा है। आप रात को चलो, अगर आप में हिम्मत है, मैं तो चलने को रात को 10 बजे जेसीबीयाँ लगती हैं और पुलिस की चौकी सेट होती है, और क्या कहते हैं, चौकी में 1-1 हज़ार रुपये गाड़ी जाता है, फॉरेस्ट सेट होता है, जो फॉरेस्ट का जो छोटा अधिकारी होता है वो गाड़ियाँ इनके पैसे जाते हैं, और रेवेन्यू में जाता है कानून को, तहसीलदार से नीचे, उसमें एसडीएम को भी नहीं पता होता, डीएम को भी नहीं। तो क्यों नहीं पता होता इनको, क्यों नहीं पता होता? मैं पूछना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ एसडीएम बेईमान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ डीएम बेईमान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ एसपी बेईमान है, मैं तो इनके नीचे अगर काम हो रहा है तो यही जिम्मेदार हैं, क्योंकि छोटे लोग मिलके काम चोरी कराते हैं। जो छोटे होते हैं, मैंने देखा है एसपी वगैरह कोई गलत काम नहीं कराता, सीओ की नॉलेज में भी कम होता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अगर मान लीजिए कि आपके अंडर में अगर कोई मुखिया कोई है और मुखिया के अंडर में बहुत सारे गलत काम हो रहे हो, उसको पता ना हो, इसकी संभावनाएं तो बहुत बनते कम तो ये होती इनोसेंट ही है, फिर तो सारे करप्ट हो गए ना, फिर तो नीचे से ऊपर तक। बनते तो इनोसेंट है, हमें कुछ पता ही नहीं है। एक बार मुझे लक्सर का एक सीओ बोला था, बहन जी स्टॉक इनने तमाम स्टॉक दे रखे। किस लिए भाई? कहते हैं रात को चोरी करो, स्टॉक में भरो, सुबह गाड़ियाँ फैक्ट्री, सुबह लोडिंग होती है 11-12 बजे तक। रमन्ना पहले यूपी का चलता था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हर जगह पैसे बढ़ रहे हैं, भाई अवैध भी कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट में होगा, एक सिस्टम से होगा। सिस्टम का मतलब यह है कि किसी न किसी की परमिशन होगी, करेक्ट है? आपने कहा कि भाई परमिशन है या खुली छूट है या आंखें बंद कर ले रहे हैं, तो वो आंखें बंद करने की कीमत तो मिल रही होगी ना। अब किसको मिल रही, क्या मिल रही, मैं कैसे बताऊं भाई? मैं कैसे किसको ब्लेम लगा दूं झूठा मूठा? क्यों, किसकी सेटिंग है ये तो बताए सरकार, बताए डीएम, बताए एसएसपी, ये बताएंगे ना। जनता जो मर रही, सामने सबूत है कि भाई अवैध खनन के चोरी के चलते तुम्हारे कैशरों से कैसे सामान जा रहा है बाहर, कैसे ट्रक से आरबीएम पहुंच रहा है, कहाँ से आया वो आरबीएम, ना तुम्हारा निगम चल रहा है, तुम्हारे पास कोई पट्टा, तो अवैध खनन, इससे बड़ा जीता जाता प्रमाण क्या हो सकता है? तो यानी कि दोस्तों, अगर आप कभी भी अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कहीं भी अगर आपको ऐसे खनन होता हुआ दिख रहा हो या कहीं सामान इस तरीके से जा रहा हो खनन के, तो ये मान लीजिए कि यह अवैध ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अवैध, कोई बात बताइए। और ऐसा हो नहीं सकता इस एरिया में, इस जिले में बिल्कुल अवैध हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकारों को ना पता हो, पुलिस प्रशासन को ना पता हो, अधिकारियों को ना पता हो। इसके बावजूद अगर ऐसी चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका दोष, मैं सीधा बोल रहा हूँ, क्या सरकार के ऊपर तो दोष है? सरकार के ऊपर आता है, उसकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी है। भाई मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी बोला, अच्छा क्या तुमने डीएम बदल दिया, आप एसएसपी बदल दे। ऐसे एसपी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने चौकी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने सीओ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कैसे चोरी हो रहा है पुलिस के नाक के नीचे? क्यों? अब देखिए, अब जब पकड़े गए तो अब इधर उधर मुंह छुपाए फिर रहे। तो ये अवैध का मामला, मैं जवाब चाहती हूँ। मैं बता रही हूँ कि जब मैंने आरटीआई लगाई थी, बात अधूरी हो गई थी। 15,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है हरिद्वार के अंदर, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट की। रेवेन्यू के अंदर मतलब जो एसडीएम और डीएम के अंडर में आती है, जो लोगों के खेत कट गए, जो गंगा जी में समा गए, 3.5-4 किलोमीटर गंगा जी फैल गई। भाई आप हर की पौड़ी से लेकर नीचे को सफाई नहीं करेंगे, तो सफाई नहीं करेंगे तो गंगा जी तो फैलनी है। तमाम लोगों के हर साल खेत कट जाते हैं, और खनन माफिया अपने हिसाब से खोदते हैं तो लोगों के अगले साल फिर नए खेत कट जाते हैं। तो इसी तरह जो है कई सारे ऐसे वो हैं 15,000 हेक्टेयर जो हरिद्वार एंड देहरादून के अंदर, जिनमें 10 किलोमीटर की रेंज में आपको पट्टा नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं आप? इन बेवकूफ़ नेताओं को ही पूछो जो मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री की दौड़, 13 मुख्यमंत्री, मैं तो अब बोलना नहीं चाहती, मेरे भाई लोग हैं। अब तो मुख्यमंत्री की लास्ट भी 13वीं है, ये 13वीं। अब 13 के बाद 14 मुख्यमंत्री नहीं बनेगा इनका, नहीं बनेगा। आज बोल रही, मतलब धामी बने रहेंगे हमेशा, या तो नहीं बना। नहीं, जब 13 मुख्यमंत्री हैं, देखिए 13 मुख्यमंत्री हैं और ये लास्ट है, तो मैं कह रहा हूँ फिर यही बने रहेंगे, फिर कोई और नहीं आने वाला। ज्यादा शब्द में नहीं बोल सकती, हाँ। ये समय बताएगा। अच्छा। बता दिया, समय बताएगा, ज्यादा वर्ड नहीं बोल सकती, क्योंकि अब ये लास्ट मुख्यमंत्री होगा इनका, आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि भाई आज 15,000 हेक्टेयर में अगर आरबीएम 5 फीट नीचे, तो 1700-1800 करोड़ का गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, और जिसमें डीएम न्यास और सब कुछ लगा के 2300 करोड़ की अर्निंग इनको हो सकती है।
इनको अगर थोड़ा दिमाग हो, मगर इनके पास दिमाग है कहाँ। अधिकारी तो मालामाल हो रहे हैं इधर उधर तो ये पब्लिक का भला करते हैं ना सरकार का भला कर सकते हैं। आपको मैं वो ITI में दिखाऊंगी, खुद ही इन्होंने दिया है मुझे कि 10 किलोमीटर में हमारे पट्टे नहीं हो सकते, और कहीं पर 1 किलोमीटर, अब तो वो कोर्ट से ख़त्म हो गया। पहले क्या था, किसी ने कोर्ट में केस कर दिया, वही माफिया ने करा है कि 1 किलोमीटर पुल के इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो, तो इसका मतलब हर 2 किलोमीटर का तो उत्तराखंड में पुल है, तो पुल है तो वो खनन हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से 15-20 किलोमीटर तक इन लोगों ने गुड़ गोबर किया था, जिसकी वजह से पट्टे नहीं हो सकते। आप बताइए, अब एक चिड़िया को, ठीक है पर्यावरण के नियम कानून होंगे, NGT के होंगे, एक चिड़िया एक जानवर को 10 किलोमीटर तक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो 10 किलोमीटर के बाद वाइल्ड लाइफ की परमिशन मिलती है। चाहे आदमी मर जाए, खानदान नष्ट हो जाए, कुचल दिया जाओ, मार दिया जाओ, चाहे कन्याएं मर जाए, चाहे युवा मर जाए, चाहे परिवार समाप्त हो जाए, मगर 10 किलोमीटर तक किसी चिड़िया को आवाज नहीं आनी चाहिए। ये तो इनके नियम कानून है। और ये नियम कानून उसमें नहीं होते कि भाई आदमी जो क्रशर आपने शहरों के अंदर लगा रखे हैं, तब वो NGT कहाँ जाती है, तब ये पर्यावरण कहाँ जाता है, जब आप गांव के अंदर क्रशर जोन को परमिशन देते हो, जहाँ छोटी बच्ची से लेकर 19 साल का एक बच्चा है, एक 2 बच्चों को नानाथ कर चुका है, एक 5 साल की कन्या जा चुकी है, एक 6 साल का लड़का उस अवैध खनन के, तब वो NGT कहाँ जाती, तब सरकारें कहाँ जाती हैं, तब वो पर्यावरण कहाँ जाता है, कुछ नहीं पता। और अभी और एक और बता दो अखिलेश भाई, इनको इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, एक दून वैली लगा के चली गई थी, क्योंकि इन्होंने फार्म हाउस थे इनके सरकार के, कांग्रेस के, कि पहाड़ ना खुद जाए, और करके दून वैली एक एरिया बना दिया कि यहाँ आसपास कोई विकास नहीं होगा। इन नेताओं से पूछो, बेवकूफो, पता भी है तुमको, NGT उससे बड़ा आ गया। जब हरियाणा में अरावली को लेकर एक बड़ा तो NGT बनी, जब NGT बनी तो NGT के मानक ऐसे हैं, तो दून वैली का औचित्य नहीं। उसकी लड़ाई मैंने लड़ी 2020 में कि विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है उत्तराखंड में, तो हमको आज विकास करना है, तो हमें हिमाचल, हमारा ही रॉ मटेरियल जाता है, हम ही को दोबारा 100 रुपये किलो कुंटल हम खरीदते हैं, हमारे यहाँ हमारे से ही जा रहा है रॉ मटेरियल, और हमसे कितने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। 100 रुपये हम हरियाणा से खरीद रहे हैं, 100 रुपये हम पोंटा साहब से खरीद रहे हैं, 100 रुपये हम यमुना में, और उसके बाद दे रहे हैं कितने में, दे रहे 20 रुपये में, 20 रुपये चोरी में दे रहे जी, चोरी में 20, चोरी में जो भाड़ा होगा उनका, जो भाड़ा होगा वही, और क्रशरों में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, तीसरा, जैसे अब ये दून वैली मैंने हटाई है 2020-21 में, मैंने लड़ाई लड़ी, मेहरबान विश्व उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और डायरेक्टर थे खनन के। और उसके बाद इन्होंने और भी क्या कर रखा है, पट्टों में 1 महीना चलता है कि ना चले करके 5-5 करोड़ की पेनल्टी, 2-2 करोड़ की पेनल्टी, ताकि किसान कभी पट्टे चला ही ना सके, और गरीब किसान क्या पैसे कहाँ से आएंगे। और उसके बाद 5 साल में खत्म, 1 महीना पट्टा। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप 150 करोड़ का नुकसान कर रहे हो साल में सरकार का, तो आप इनकी पेनल्टी माफ़ कर दो, तो आपको 750 करोड़ तो मिलेंगे। अगर 150 माफ़ कर दो, तो उस पर वो लोग एग्री हुए, सरकार की मीटिंगें भी हुई, मगर ये कभी किसान का भला नहीं चाहते, कभी उत्तराखंड का भला नहीं चाहते, कभी सरकार का भला नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ अपनी जेब भरो चाहते हैं मुख्यमंत्री बने रहें, चाहते कि हम फीता काटते रहें, चाहते हम चार्टेड से घूमते रहें। करो, एक दिन तुम्हारा भी समय समाप्त होगा। अच्छा, अब एक अंत में एक सवाल कि ये जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसका कारण अवैध खनन है, बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, उन परिवारों को क्या मिलना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए बहुत भाई गलती सरकार की है, गलती सिस्टम का है, तो उस दौरान इन परिवारों को कोई मुआवजा, बिल्कुल खनन डिपार्टमेंट देगी, कोई व्यवस्था, कोई खनन सुविधा डिपार्टमेंट दे। जो 3 बच्चे, उसको ट्रक ड्राइवर का मालिक भी देगा, और सरकार खनन डिपार्टमेंट से मैं उम्मीद करती हूँ 15-15 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए सबको, सबको 15। एक बेचारी की तो पति भी गया, एक बेटी थी वो भी गई, अकेले रहेगी महिला। सोचिए उसके घर में उसकी क्या स्थिति है, और एक का घर ही उजड़ गया। एक जो छोटे छोटे बच्चे कमाने वाला वही था, कल उसका छोटा भाई रो रहा था, और मैं उसकी नौकरी लगाऊंगी, बहुत जल्दी लगाऊंगी, कहीं भी किसी प्राइवेट फैक्ट्री में लगाऊंगी। अगर मैं उसको बोल के आया, जैसे तुम्हारी 13वीं हो जाए तो आप मेरे से संपर्क करो। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल और 3 साल के जो लड़का मारा गया, तो इसी तरह जो है उनके परिवार को, कल मेरी उनके पिताजी से बात हुई थी, एक की 3 साल पहले शादी, तो 15 लाख का मुआवजा सरकार दे, आपकी वजह से मौत हुई है, आपको देना पड़ेगा। धामी भाई, खनन डिपार्टमेंट बथेरा पैसा आपने कहा है, आप दो, खनन डिपार्टमेंट देगी। लेकिन मौत का जिम्मेदार जो है, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? एक तो होता है कि मान लीजिए किसी को मार दिया और घर में पैसा दे दिया, तो बहुत एक अलग चीज नहीं, जो रगड़ के ले गए, लेकिन क्या है कि जो लोग जिम्मेदार हैं,
तो क्या उनको सजा नहीं होनी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कल मेरी इंस्पेक्टर आया था, उससे काफी बहस हुई। मैंने बोला भाई ये जो रगड़ के ले गया है, जिसके 3 बच्चे एक्सीडेंट हुए, वो चाहता तो उसी समय रोक सकता था, मगर उसके उसमें अवैध खनन था और ओवर लोडिंग थी। तो उसने सोचा मुझे पुलिस पकड़ लेगी और मेरे से हरजाना ले लेगी 20-30 हज़ार। वो भागने लगा और रगड़ते हुए वो ले गया कम से कम 500-1000 मीटर तक उनको। और जब आगे गाड़ी मोटरसाइकिल फंस गई तो वो नहीं चल पाया, तब तक चला वो जब तक जा उसकी सकता गाड़ी चल सकती थी। तो वो जिम्मेदार है और उसके ऊपर 302 बनती है और उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको 302 बनानी चाहिए उस पर। ठीक। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है। मैं ये साफ तौर पर आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं जिसमें अवैध खनन की वजह से किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ऐसी कंडीशन में सजा किसको मिलनी चाहिए? सजा अगर उस सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी है या अधिकारी उसको संरक्षण दे रहे हैं किसी भी काम को, तो अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर अधिकारियों को संरक्षण कोई नेता दे रहा है, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई पदाधिकारी दे रहा हो या कोई भी सिस्टम का कोई व्यक्ति दे रहा है, तो सजा उसको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार वो भी कहीं ना कहीं है। ये सब चीजें अगर बंद हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग के परिवार का जो चिराग है वो शायद बचा हुआ रहेगा। इन सभी विषयों को लेकर के हमने आपसे बात की। आपने जो बताया मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में आई होंगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप इस विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप जरूर बताइए हमें कि उन परिवारों को क्या मिलना चाहिए और दूसरी चीज जो इसके जिम्मेदार हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। दोनों चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।